हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल उत्तराखंड स्कूल स्टडी। माय नेम इज़ प्रेमा। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत एक्टिव और अपनी सारी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। दोस्तों, अभी तक हमने उत्तराखंड की काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, काफ़ी टॉपिक कवर किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये हम लोगों की नॉलेज में बहुत कम होता है। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल मतलब ईसा ईस्वी के पूर्व के टाइम की बातें हो जाती है, तो उतना हम लोगों को नहीं पता होता। तो हम लोगों को ये नॉलेज होगा और साथ ही हमारे एग्ज़ाम में इससे बहुत हेल्प होगी। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, ये इतिहास से भी पहले का टाइम होता है। जो हमारे ऐतिहासिक काल है उससे भी ये पहले का टाइम होता है। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसमें से जो एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और हाँ, प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप अगर इसका जो मैंने पहले पढ़ा रखा है वो आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आएगा। उत्तराखंड का प्रशासनिक राजनीतिक ढांचा मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ। उत्तराखंड का बेसिक क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। उत्तराखंड के इतिहास के कुछ जीके के क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। तो आप एक बार वो वीडियो पक्का देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको जो भी समझ में आए या जो जहाँ पे भी आपको लगे कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक पढ़ते हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल, कहाँ से इसका वर्णन मिलता है, कहाँ पे ये है, ये सब चीज़ें हम पता करते हैं, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके जो स्रोत मिलते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, कैसे पता चलता है कि ये प्रागैतिहासिक काल से हैं, तो हमें वो शैल चित्र, हथियार, नृत्य शैली का चित्रण आदि से पता चलता है, ठीक है। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की सबसे पहली खोज का श्रेय जाता है उत्तराखंड के प्रसिद्ध खोजकर्ता महेश्वर प्रसाद जोशी जी को, ठीक है। जो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल की जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी जो खोज की है सबसे पहले, तो वो की है महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की चीज़ों का, ठीक है दोस्तों। इन्होंने जो महेश्वर प्रसाद जोशी जी हैं, उन्होंने 1968 में अल्मोड़ा के सुयाल नदी के तट पर स्थित लखू उडियार, मतलब उडियार तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं उडियार, वैसे उसको बोला जाता है गुफा, की खोज की थी 1968 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे पुराना प्रागैतिहासिक काल की जो एक वस्तु है, जो एक दृश्य है, वो लखू उडियार है, ठीक है दोस्तों। लखू उडियार में बेसिकली है क्या, वो चीज़ देखते हैं। लखू उडियार, इसमें मुख्य रूप से सामूहिक नृत्य को चित्रित किया गया है। मतलब जो सामूहिक नृत्य से कि जैसे कि सब लोग साथ में डांस कर रहे हो, महिलाएं पुरुष सभी, ठीक है। उनका एक चित्रण, जैसे कि हमारे यहाँ पे जोड़ा होता है, उस टाइप का एक सामूहिक नृत्य को इसमें चित्रित किया गया है, जिसमें एक नृत्यक मंडली में कभी 34 आदमी गिने जा सकते थे। मतलब उस कभी गिने जा सकते थे। आज इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सब मिट भी गया होगा या धुंधला हो गया होगा, तो आज के टाइम पे हम उसे इतना ईजिली नहीं गिन सकते। बट जिस टाइम पे ये खोज की होगी महेश्वर जिनके बारे में मैंने बताया अभी, ठीक है, महेश्वर प्रसाद जोशी जी, तो उस टाइम पे वो गिन पाते होंगे कि एक नृत्य शैली जो वहाँ पे है उसमें 34 लोग हुआ करते थे। साथ में उसमें उसके अलावा क्या होता था, इस गुफा के उत्तर दिशा में 6 मनुष्यों का एक जानवर का पीछा करते हुए चित्रण भी दर्शाया गया था। मतलब 6 लोग एक कोई जानवर है उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये चित्रण भी उस टाइम पे दिखाया गया था, ठीक है, पहले की बात है। दूसरा है फड़क्का नौली, जो भी ये भी प्रागैतिहासिक काल का ही एक चित्रण है। फड़क्का नौली क्या, अल्मोड़ा जिले में स्थित लखू उडियार से आधा किलोमीटर की दूरी पे ही है। जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लखू उडियार है, वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही ये भी स्थित है फड़क्का नौली, ठीक है। चुंगीगढ़ के आसपास है। 3 और शिलाश्रय, मतलब रॉ सेल्टर स्थित हैं इसमें, ठीक है। 3 शिला आश्रय वहाँ पे रुकने के लिए रॉक सेल्टर्स स्थित हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा की गई थी, ठीक है, फड़क्का नौली की खोज। इस शिलाश्रय में कभी संयोजनात्मक चित्रकारी थी, जो अब धुंधली हो चुकी है। वही मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पे इसकी खोज हुई होगी उस टाइम पे तब भी पता चल रहा था कि इसमें क्या है, बट
आज से कई हज़ारों साल पहले की बात है, तो अभी वो सब चीज़ें धुंधली हो गई है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी वही है कि जो संयोजनात्मक चित्रण था किसी भी चीज़ का एक ग्रुप में जो इसमें ड्राइंग की गई होगी वो अब धुंधली हो गई है, क्योंकि उस टाइम पे कलर पेंट ऐसा कुछ नहीं होता था। पत्थरों से जो पत्थर होते हैं उनसे और लकड़ियों से उनसे शिलालेख बनाए जाते थे, उनसे ही चित्रण किया जाता था दोस्तों। तो ठीक है, तो आप श्योरली है कि उनमें वो धुंधले हो गए हैं या मिटा दिए हैं। ऐसे तो नहीं मिटाए होते हैं, लेकिन कभी कोई जानवर चला गया, बारिश होती है, ये सब चीज़ों से चीज़ें थोड़ा धुंधली पड़ जाती है, और हज़ारों साल पहले की बात हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धुंधली हो गई है। इसमें से एक शिलाशय छत नागराज के फन की भांति। ये नागराज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा जो प्रागैतिहासिक काल का शिलाश्रय है वहाँ पे नागराज के फन दिखते हैं, मतलब नागराज के फन की भांति है। तो आपको पता होना चाहिए फड़क का नौली कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में ही स्थित है। इम्पॉर्टेंट है गोरखिया उड्यार। उड्यार का मतलब सबको ही पता है, हमारे यहाँ पहाड़ी गढ़वाली जो भी है उन बोलियों में बोला जाता है कि ये उड्यार है, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं गुफा। ठीक है, गोरखा उड्यार चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल का, वहाँ पे ये गोरखा उड्यार स्थित है। इस गुफा के जो खोज करता है वो राकेश भट्ट द्वारा इसको उजागर किया गया था। इस गुफा में स्थित शैल चित्र पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंगों से चित्रित है। ठीक है, इस गुफा में जो भी शैल चित्र हैं, वहाँ पे जो भी ड्राइंग, जो भी कलाकृति बनाई गई है वो पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंगों से चित्रित है। उस टाइम पे कलर का मतलब ये था कि किसी फूल से किसी फ्लावर का कलर निकाल के वो लोग कलर करते थे। ठीक है दोस्तों, उस टाइम पे स्केच पेन या फिर क्रेयॉन्स, वाटर कलर, ये सब चीज़ें नहीं होते थे, पेन, पेस्ट कलर, ये सब चीज़ें नहीं होते थे। तो वो फ्लावर्स जो वहाँ पे ओरिजिनल होता था, नेचुरली जो चीज़ें होती थी उनसे चित्रण करते थे। ठीक है दोस्तों, इस गुफा में 41 आकृतियां हैं, जिसमें 30 मानव, 8 पशुओं व 3 पुरुषों के चित्रित किया गया है। मतलब ये संभावना है, उन्होंने जिस टाइम पे ये खोज की होगी तो उन्होंने ये चीज़ें देखी है। चित्रकला की दृष्टि से इसे सबसे सुंदर कृतियाँ कहा जाता है। अगर चित्रकला की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी ये कलाकृतियाँ हैं इनमें सबसे सुंदर यही कृतियाँ हैं। डॉक्टर यशोधर मठपाल का मानना है कि गोरखिया उड्यार में गोरखाओं द्वारा लूटपुट के माल को सांकेतिक रूप से अन्य साथी को उजागर करने के लिए यहाँ शैल चित्रों का निर्माण किया गया था। वो जो यशोधर मठपाल है उनका मानना है, जिन्होंने इसको उजागर किया था, कि गोरखाओं द्वारा लूटपुट के माल को सांकेतिक मतलब एक कह सकते हैं कि चिन्हित करने के लिए, कि बताने के लिए, एक निशान देने के लिए इन चित्रों को उजागर किया गया था। ठीक है दोस्तों, इनका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है पेटशाला। पेटशाला भी एक शैल चित्रण है। अल्मोड़ा में ही लखू उड्यार से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पेटशाला गांव के ऊपर 2 शिलाश्रय हैं, मतलब वहाँ पे भी 2 आश्रय स्थित हैं। ये शिलाश्रय पेटशाला व पूनाकोट गांव के बीच स्थित हैं, और कफ्फरकोट नामक स्थान पर दोनों चट्टानों के बीच में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कफ्फरकोट नामक स्थान पर 2 चट्टानों के बीच में ये पेटशाला स्थित है। ठीक है, इस शिलाश्रय की खोज भी डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। पेटशाला में पहली गुफा 8 मीटर गहरी व 6 मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों, जो पेटशाला में पहली गुफा है उसकी ऊंचाई है गहराई है 8 मीटर और उसकी ऊंचाई है 6 मीटर। वहीं दूसरी गुफा 50 मीटर पूर्व में 3.10 मीटर गहरी वो 4 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये मेज़रमेंट उतना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने एज अ नॉलेज के लिए इसमें लिख दिया, तो हल्का सा इसको रिमाइंड कीजिएगा। पेटशाला में नृत्य करती मानव कृतियाँ रंग से रंगी गई हैं। यहाँ पे क्या है, पेटशाला में कौन से चित्रण है, तो मानव कृतियाँ हैं, कथ्थई हैं, रंग से रंगी गई हैं। ठीक है, मानव कृतियाँ जो भी हैं वो कलरफुल हैं। नेक्स्ट है किमिनी गाँव। किमिनी गाँव सबने सुना होगा, चमोली जिले में ही है। कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक गांव किमिनी स्थित है, जहां प्राप्त शिलाश्रय में सफ़ेद रंगों से निर्मित शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इस शैल चित्र में सफ़ेद रंगों से हथियार और पशुओं की चित्रकारी निर्मित है, जो अब धुंधली होगी। ऑलमोस्ट जितने भी ये हमारे शिलाश्रय हैं, इनके जितने भी अभी पिक्चर्स इनमें देखने को मिलती हैं वो सब धुंधली हो गई होंगी। ओबियसली दोस्तों, क्योंकि हज़ारों साल पहले
कि ये सब चित्रण है और इतना अच्छा कोई वैसे नहीं था कि इसको प्लास पेस्ट किया हो या बहुत अच्छे से किसी फ्रेम में रखा हो तो ये रह भी जाते, बट ये ऐसी गुफाओं में, जंगलों में, इधर उधर एज ए हमें एक प्रागैतिहासिक काल के रूप में देखने को मिलते हैं, चित्रण के रूप में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे भी यही है कि सफ़ेद रंगों से हथियार और पशुओं की चित्रकारी निर्मित है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रागैतिहासिक काल का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे सफ़ेद रंगों के हथियारों और पशुओं की चित्रकारी निर्मित है। मतलब हथियारों और पशुओं की चित्रकारी कौन से स्थान पे है, होती दिखाई देती है, तो वो है किमनी गांव। प्रागैतिहासिक काल का एक क्या कह सकते हैं, शिलाश्रय है जो कि किमनी गांव में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब है लवेथाम। लवेथाम शिलाश्रय अल्मोड़ा बिनसन मार्ग पर दीनापानी से 3 किलोमीटर दूर पर लवेथाम नामक स्थान पर है। ठीक है, वहाँ पे उसका नाम ही लवेथाम है, जैसे किमनी गांव है वैसे लवेथाम है। लवेथाम शिलाश्रय में चित्रकारी लाल रंग से उकेरी गई है। सबका कलर भी अलग अलग है, कहीं पे सफ़ेद कहीं पे नीला। तो लवेथाम में जो कलर है दोस्तों वो है लाल रंग। ठीक है, इसी में मानव को शिकार करते तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते भी दिखाया गया है। तो क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि ऐसी कौन सा शिलाश्रय है जहाँ पे मानव को शिकार करते हुए और साथ में डांस करते हुए, नृत्य करते हुए दिखाया गया है, तो वो है लवेथाम। कहाँ पे है ये? अल्मोड़ा बिनसर, मतलब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। ठीक है, बिनसर महादेव आपने सबको पता ही होगा, एक बहुत अच्छा महादेव शंकर का एक पौराणिक मंदिर है। ठीक है दोस्तों, लवेथाम में 3 शिलाश्रय मौजूद हैं। यहाँ पे भी 3 जो शिलाश्रय हैं मौजूद हैं। वहीं लवेथाम दूर पूर्वी क्षितिज पर है। लखुडियार का मनोरम दृश्य भी यहाँ से देखने को मिलता है। लखुडियार कहाँ स्थित है दोस्तों? अल्मोड़ा में स्थित है। ये सबसे पहला और सबसे पुराना, जिसकी सबसे प्रथम खोज हुई है, वो है लखुडियार। ये कहाँ, इसका भी दृश्य कहाँ से देखने को मिलता है? लवेथाम से देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और ये अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फलसीमा। फलसीमा का नाम भी ऑलमोस्ट सबने सुना ही होगा। फलसीमा शिलाश्रय अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व और फलसीमा गांव से 2 किलोमीटर स्थित है। ठीक है, इसमें चट्टान पर 2 कप मार्ग उकेरे गए हैं तथा योग व नृत्य मुद्रा में भी मानव कृतियाँ मिली है। इसमें योग करते हुए और नृत्य करते हुए भी मानव जो आकृतियाँ हैं वो मिली हैं। वही अल्मोड़ा में 8 किलोमीटर उत्तर में कसार देवी पहाड़ी पर भी कई शिलाश्रय प्राप्त हैं। यहीं से भी कसार देवी दिखता है और वहाँ पे भी कई सारे शिलाश्रय स्थित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मलानी गांव। मलानी गांव चमोली में स्थित है। 2001-2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा खोज की गई है। जो अभी ये न्यूनतम है 2001 और 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा इसकी खोज की गई है। 6.2 kg सोने का मुखौटा तथा मिट्टी के बर्तन, जिसको उस टाइम पे मृद भांड बोला है, वो प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी जो न्यूली इसका इन्वेंशन किया था, वहाँ पे खोज की थी गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बनकोट। बनकोट पिथौरागढ़ में स्थित 8 तांबे की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। बनकोट जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है और उससे 8 तांबे की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी पाषाणकालीन सौग्रह, कप मार्क्स आदि पाए गए हैं। जो पाषाणकालीन सौग्रह मिलते हैं दोस्तों, वो कहाँ मिलते हैं? रामगंगा घाटी में मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पाषाणकालीन सौग्रह है वो कहाँ मिलते हैं, तो रामगंगा घाटी में मिलते हैं। ठीक है, कप भी मिलते हैं, हमें मार्क्स वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, हुडली जो है उत्तर काशी में स्थित नीले शैल चित्र की प्राप्ति है। हुडली में क्या मिलता है? यहाँ पे नीले शैल चित्र की प्राप्ति होती है और हुडली उत्तर काशी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें भी हमें पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें करंट तो ऑलमोस्ट पता रहता है, बट हम अपने जो हमारा बहुत पुराना इतिहास है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उसको उतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज हम वही पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल के प्रमुख स्रोत धार्मिक ग्रंथ अभिलेख है। मतलब ये चीज़ें हमें कहाँ पे मिलते हैं? धार्मिक ग्रंथों में। प्रागैतिहासिक काल का कोई ऐसा लिखा जोखा कोई कुछ नहीं है, ये कहानियों, मुहावरों या फिर हमें चित्रण शैलियों से दिखाई देता है। लेकिन
आद्य ऐतिहासिक काल जो है दोस्तों, वो हमें धार्मिक ग्रंथों से, हमारे धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से सबको पता होगा, रामायण है, महाभारत है, जैसे हमारे वेद हो गए, हमारे पुराण हो गए, तो हमें इन चीज़ों के माध्यम से ही ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। पहला है वेद। वेदों से हमें क्या पता चलता है अपने आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ये किसी भी एग्जाम, किसी भी चीज़ या किसी भी नॉलेज के लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वेद हमारे हर एक एग्ज़ाम, हमारी नॉलेज, हमारा अपना इतिहास सब कुछ पता होना चाहिए। तो वेदों के माध्यम से हमें काफ़ी चीज़ों का पता चलता है, क्योंकि वेदों से ग्रंथ निकल के आए हैं। ठीक है, वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है दोस्तों ऋग्वेद। वो सबसे नया वेद जो न्यूनतम वेद है हमारा, वो है अथर्ववेद। ठीक है, उत्तराखंड का जो सर्वाधिक उल्लेख है, हमारे उत्तराखंड के जितना मतलब अधिक से अधिक जानकारी हमें किस में मिलती है, तो वो ऋग्वेद में मिलती है उत्तराखंड की। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि व मानुष्यों की पूर्णभूमि कहा गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको इस टाइप का कि उत्तराखंड की देवभूमि और मानुष्यों की भूमि किस वेद में कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड को क्या कहा गया है, निम्न में से बताइए। भी ऐसा भी आ सकता है, तो देवभूमि कहा गया है, मानुष्यों की पुण्यभूमि कहा गया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्तऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी और यहीं से पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई थी। मतलब ये कहा गया है इस ग्रंथ में कि यहाँ के जो प्राणागाम है, वहाँ पे जो सप्तऋषि थे उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की थी जिस टाइम पे प्रलय हुई थी। तो तभी से यहाँ से क्या हुआ था, पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई थी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वैसे भी उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ पे जितने भी दैविक और पौराणिक गाथाएँ हैं, कथाएँ हैं, वो सही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों पुराण। हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें एक पुराण है। पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं, जिनमें सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। ठीक है, सबसे पुराना पुराण है सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, और सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों जैसे कि नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर का उल्लेख है। जो स्कंद पुराण है उसमें 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख किया गया है। वो 5 हिमालयी खंड कौन कौन से हैं, नेपाल है, मानस खंड है, केदार खंड है, जालंधर और कश्मीर, इन 5 का उल्लेख किया गया है। आगे पढ़ते हैं। गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदार खंड के नाम से संबोधित किया गया है। जो गढ़वाल क्षेत्र, जैसे गढ़वाल को स्कंद पुराण में क्या बोला जाता है, केदार खंड, और कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पता होना चाहिए कि गढ़वाल को क्या बोला जाता है स्कंद पुराण में, और कुमाऊं को क्या बोला जाता है। स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए कुर्मांचल शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, स्कंद पुराण में ही जो हमारा कुमाऊं है उसको कुर्मांचल कहा जाता है, बाद में इसी को कुमाऊं बोल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा कर्मकांडों के विधान और इनकी क्रियाओं को समझाने के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी भाषा वैदिक संस्कृति है। ठीक है, ये पद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। अतैर्व ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, जो अतैर्व ब्राह्मण है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अतैर्व ब्राह्मण ग्रंथ में इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। जो अतैर्व ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, उसमें उत्तराखंड के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन भी कीजिएगा। अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट पक्का ले लीजिएगा। आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मुझे जो समझ में नहीं आएगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है मुझसे, वो भी आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे पुराना जो हमारा ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, महाभारत, ये भी एक हमारा धार्मिक ग्रंथ है। महाभारत के वन व पर्व में राजा विराट का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी विराटगढ़ी थी। महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। देखो दोस्तों,
महाभारत में भी उत्तराखंड का उल्लेख है। यहाँ पे जैसे वहाँ का वन पर्व है, उसमें हरिद्वार से केदारनाथ तक के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है और उस समय क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। ठीक है, जब ये ग्रंथ थे उस टाइम पे तो किसका आधिपत्य था? पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिन राजा सुबाहु जिसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, उसकी राजधानी श्रीनगर थी। ये श्रीनगर JNK वाला नहीं है, ये है गढ़वाल वाला श्रीनगर। पुलिंद राजा सुबाहु जिसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो ये नाम सुने होंगे। उसकी राजधानी श्रीनगर थी। महाभारत के वन पर्व में लोमेश ऋषि के साथ पांडवों ने इस क्षेत्र में आने का उल्लेख किया था। ठीक है, वन पर्व में लोमेश ऋषि थे कोई, उनके साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। यहाँ पे आए हैं करके उस में उल्लेख है। ब्राह्मण प्राण वायु प्राण। ब्राह्मण प्राण व वायु प्राण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियों का निवास है। जो ब्राह्मण प्राण है उसमें ये सब बताया गया है कि कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियों का भी निवास था। ठीक है, उस टाइम पे। साथ ही अभिज्ञान शकुंतलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था और कहाँ पे लिखा था? कर्णाश्रम में कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। कर्णाश्रम जो उत्तराखंड में ही है। कर्णाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह स्थान चौका घाट के नाम से जाना जाता है। जो कर्णाश्रम है उसे वर्तमान में चौका घाट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में उत्तराखंड में 2 विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम व कर्णाश्रम। जो प्राचीन काल था तब 2 विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम व कर्णाश्रम। उसमें से कर्णाश्रम को भी चौका घाट के नाम से जाना जाता है और कालिदास जी ने यहीं पे अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शकुंतलम था क्या? कर्णाश्रम उत्तराखंड के कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूर हेमकुंड व मणिकुंड पर्वतों के गोद में स्थित है। ठीक है, कर्णाश्रम में दुष्यंत व शकुंतला प्रेम प्रसंग का जुड़ा हुआ था, इसलिए अभिज्ञान शकुंतलम इन्हीं के ऊपर लिखा गया था। शकुंतला व दुष्यंत का पुत्र हुआ जिसको भरत नाम से जाना जाता है और जिसके नाम पर ही बोला जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है दोस्तों, जो शकुंतला थी वो किसकी? मेनका और वाल्मीकि जी की पुत्री थी। मेघदूत कालिदास द्वारा रचित है। ये भी इसकी रचना भी कालिदास जी ने ही की है। और मेघदूत के अनुसार अल्पाकारी कुबेर की राजधानी थी। अल्पाकारी अलकापुरी जो उत्तराखंड में स्थित है वो कुबेर की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख मंदिर। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन हम अभी आदि ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। तो इसमें है जाखन देवी मंदिर। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। आपको मैंने इससे पहले भी एक वीडियो पढ़ाया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि यक्षों के बारे में। तो जाखन देवी मंदिर जो है वहाँ पे क्या होने का प्रमाण मिलता है? वहाँ पे यक्षों के निवास की पुष्टि मिलती है। बेरीनाग मंदिर पिथौरागढ़ बहुत फेमस मंदिर है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग मंदिर से कुमाऊं क्षेत्र से नाग जातियों की पुष्टि हुई है। तो बेरीनाग, वहाँ का नाम ही बेरीनाग है, तो वहाँ पे नाग जातियों की होने की पुष्टि होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्रागैतिहासिक काल के मंदिर हैं। साथ में हम पढ़ते हैं प्रमुख लेख। तो प्रमुख लेख क्या क्या हैं प्रागैतिहासिक काल के और आदि ऐतिहासिक काल के? अशोक ने 257 ईस्वी पूर्व एक अभिलेख कालसी में स्थापित किया था। ठीक है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। कालसी शिलालेख, इसको क्या नाम से जाना जाता है? कालसी शिला। कालसी कहाँ पे है दोस्तों? कालसी देहरादून के उत्तर में टोंस व यमुना नदी के संगम पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेट लेवल के लिए ही नहीं नेशनल लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह अभिलेख पाली भाषा व ब्राह्मी भाषा लिपि में लिखा था। मतलब ये जो अभिलेख है इसकी जो भाषा थी जो इसमें लिखा गया था वो पाली भाषा और ब्राह्मी भाषा लिपि में लिखा था। कालसी लेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया था। जो कालसी लेक था उसमें जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनको पुलिन के नाम से और उस क्षेत्र का नाम क्या बोला था? अपरांत। तो इन शब्दों का वहाँ पे प्रयोग किया गया था। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा कि पुलिंद व अपरांत शब्द किस लिए यूज़ हुआ है, मतलब इसका प्रयोग किसने किया था और कहाँ पे किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कालसी लेक में और वहाँ के जो निवासी थे उनके लिए और उस क्षेत्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इस अभिलेख को में अशोक ने जो था वो क्या बोला था। तो इस अभिलेख में अशोक द्वारा यह घोषणा की गई कि उसने अपने राज्य में हर स्थान पर मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है और साथ ही साथ उसमें
लोगों से हिंसा त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की, ठीक है दोस्तों। तो ये घोषणा कर दी थी कि राज्य में मैं हर स्थान पर मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, और साथ ही साथ इसमें लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात भी कही गई है। जो अशोक का शिलालेख था उसमें अशोक ने ये अपने मतलब अशोक के द्वारा ही ये घोषणा की गई थी। तो आज हमने कुछ शिलालेख कर लिए, कुछ आदि ऐतिहासिक काल के मंदिर कर लिए हैं, ठीक है। कल हम इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप जो भी टॉपिक आपको समझ में आया हो, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हो, जैसा भी आपको लगा हो, आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। कल हम आगे और डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप देखिए, पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।